हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी होस्ट और एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त, आज आपके लिए लेकर आई हूँ द जुडिशरी वाला चैप्टर। ठीक है, इसके पहले हम कौन कौन सी चीज़ें कवर कर चुके हैं हमारे एनटीएससी सोशल साइंस में। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की थी एग्रीकल्चर की, उसके बाद में हमने बात की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इन दोनों टॉपिक्स के कंप्लीट वीडियोज़ जो है वो आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके पहले भी हमने क्या किया था, सिलेबस का एक ओवरव्यू वीडियो जो है वो हम बना चुके थे, जिसके अंदर हमने सारा कुछ बताया था कि एसएसटी में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या आपको कवर करना है। ठीक है, और ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, तो हम जुडिशरी वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, मैंने यूजुअली जो पुराने चैप्टर्स जो हमारे प्रीमियर हुए थे उसमें एक चीज़ देखी थी कि बच्चे जो है वो डाउट पूछ रहे हैं कि डीपीक्यूज अवेलेबल नहीं है, कहाँ से एक्सेस करें, ये सारा कुछ। तो वो अभी आएंगे। ठीक है, अभी हमने शुरुआत किया है, अभी तो हमारे 2 ही चैप्टर हुए हैं। आप पहले ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, ये पूरे 1 शॉट वीडियोस है। ठीक है, उसी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम सारा कुछ कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आना है, अभी इन कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और भी जो जो चीज़ें एनटीएससी के लिए हमारे लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना, उसको ग्रैब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करें जुडिशरी वाला चैप्टर। अब जो है हम शुरू करने जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। ठीक है, अब न्यायपालिका से लेकर हमें क्या समझ में आता है यूजुअली, न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका से बोले तो ऐसे नॉर्मल क्या किया है हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है भैया, जैसे बहुत सारी मूवीज़ जो है वो पूरी कोर्ट रूम बेस्ड थी। ठीक है, जैसे कि पिंक हो गई, अपना जॉली एलएलबी हो गई। ठीक है, आपने उसके अंदर देखा होगा कि अगर किसी को कुछ परेशानी हो गई, किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, ज़मीन को लेकर विवाद हो गए, या कुछ भी किसी की राइट्स को लेकर कुछ दिक्कत हुई, तो फिर वो क्या करते हैं, दौड़ते भागते जाते किसके पास में, जजेस के पास में, कोर्ट के पास में, केस फाइल करते हैं, और फिर क्या होता है, वो केस रन करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है एक हमारे दिमाग में बैठा हुआ जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, वो ये है। ठीक है, अब क्या सिर्फ इतनी ही है जुडिशरी, या फिर कुछ और डिटेल्ड है इसमें? ठीक है, ये जो न्यायपालिका हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी बनी हुई है कि ये इतना ही काम है, या अंदर कुछ और चीज़ें भी चलती है? ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे, उस बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक्स जो होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं। सबसे पहला तो हम बात करेंगे कि हमारी न्यायपालिका का रोल क्या है, द रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में अगर कोर्ट्स बने हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो है। भैया सुप्रीम कोर्ट अलग समझ में आता है, हाई कोर्ट अलग समझ में आता है, कोई कहता है हमारी सिटी में भी कोर्ट होते हैं, कोई कहता है कि हमारे जो पूरे स्टेट में एक जगह एक और कोर्ट होता है। तो ये इतने सारे अलग अलग कोर्ट होते क्यों हैं, क्या इनका काम है, कैसे ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम जो कानूनी जो हमारा सिस्टम है उसकी अलग अलग ब्रांचेस क्या है, उसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी। फिर हम बात करेंगे डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। कोर्ट्स समझ में आ गए, क्या काम करते हैं ये समझ में आ गया, लोगों के लिए मदद करते हैं ये समझ में आ गया। लेकिन क्या हर कोई कोर्ट में जा सकता है, क्या हर कोई केस लगा सकता है, क्या हर कोई अपनी लड़ाई लड़ सकता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में द जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में है, जिसमें लास्ट के जो 2 पेजेस है वो द जुडिशरी के बारे में, तो वो भी मैंने क्या किए, इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए। तो हम कलेक्टिवली जो है वो सारा कुछ जुडिशरी के बारे में एक ही साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया बात करते हैं हम किसकी, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। सबसे पहली चीज कि न्यायपालिका का आखिर रोल क्या है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर पूरी तरीके से देखा जाए, सारी चीज़ें अगर कलेक्टिवाइज कर दी जाए कि भैया क्या क्या काम होते हैं हमारी न्यायपालिका के, तो मेजर कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर यदि हम बात करें तो मतलब एक वो मूवी वाली चीज़ अपने दिमाग से हटा कर कि भैया वो जो दूर से दिखता है वो सारी चीज़ें छोड़कर हम पॉइंट्स जो है, जो रियल में असल में जो न्यायपालिका का काम है, जो दिन रात जिस चीज़ पे न्यायपालिका काम करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट मतलब क्या, लड़ाई झगड़े मतभेद। ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब क्या, सॉल्व करना। ठीक है, तो डिस्प्यूट समझ में आया, रिजोल्यूशन समझ में आया। ठीक है, मतलब इस पूरे वर्ड से क्या समझ में आता है कि लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना।
ठीक है, तो कैसे सॉल्व करती है? द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। भाई हमने मूवी में क्या देखा है, जनरली एक इंसान होता है, उसको दूसरे इंसान से परेशानी होती है तो वो केस लगा देता है, तो यही चीज़ हमने देखी है, ठीक है। लेकिन इससे आगे बढ़कर भी काम है, डिस्प्यूट किस किस के बीच में भी हो सकते हैं, लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है, और किन किन के बीच में हो सकते हैं, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। अगर किसी सिटीजन को प्रॉब्लम है, परेशानी है गवर्नमेंट से, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ गलत कर दिया या गलत लॉज बना दिए या कोई चीज़ कर दी, तो सिटीजन भी क्या कर सकता है, गवर्नमेंट पे केस कर सकता है। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो दूसरा ये क्या हो गया हमारा दूसरा डिस्प्यूट। तीसरा डिस्प्यूट जो है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, मान लो महाराष्ट्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई परेशानी है, तो वो क्या कर सकती है कि उनमें भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं यार इन्होंने हमारे ये ऐसा कर दिया, इन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, तो फिर उन पे भी क्या होता है, डिस्प्यूट होते हैं। तो उसको भी रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? कोर्ट्स करते हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है, ठीक है। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सिटीजन की बात हो गई, सिटीजन गवर्नमेंट की बात हो गई, गवर्नमेंट की बात हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, भैया कि भैया हमको बजट नहीं मिला, हमको मनी नहीं मिली, इस चीज़ पे सेंट्रल ने हमारे लॉज नहीं बनाए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट होते हैं, तो वो भी कौन सॉल्व करता है? हमारा जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया, जुडिशियल ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of constitution. This is called a judicial review. मान लो कि कोई सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्या किया, अपनी पार्लियामेंट ने मिलकर, एमएलएज ने मिलकर, सबने मतलब सारे बिल पास हुए और मतलब क्या हुआ, कोई सा एक लॉ कंप्लीट तरीके से क्या कर दिया, बना दिया गया। अब जब वो बना दिया गया तो मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखा हुआ है कि भैया इस तरीके से जो है वो काम होना चाहिए। अब आज की तारीख में हमारे नेताओं को लगा कि नहीं यार ये ऐसी चीज़ लानी चाहिए, है ना। अब वो जो चीज़ लाने की वो बात करें, जिस चीज़ लाने की वो सोच रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नहीं लाई गई है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है, वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती, तो किसका अधिकार है उस लॉ को तोड़ने का, उस लॉ को ख़त्म कर देने का, उस लॉ को मतलब हटा देने का? किसका काम है ये हमारी जुडिशरी का काम है, और कोई नहीं कर सकता। किसके हाथ में है ये? जुडिशरी के हाथ में है। हमारे जो जजेस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं भैया आप लोगों ने जो लॉ बनाया है ये गलत बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉ को खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जुडिशियल रिव्यू ये होता है, अगर कोई भी लॉ बना दिया गया है पूरी तरीके से, सब चीज़ हो भी गई है, उसके बाद में भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नहीं है, तो वो पूरी तरीके से उसको हटा देंगी। या फिर लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद में भी यदि कोई सिटीजन आकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है कि नहीं ये लॉ जो है ये हमारी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा, उस लॉ को हटा दिया जाएगा। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, हमारे अगले रोल की जो जुडिशरी फॉलो करता है वो क्या है, अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हमारी फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, जो हमने इस कंट्री में जब हम पैदा हुए वैसे ही हमको सबसे पहली चीज़ जो मिली थी वो समझ लो फंडामेंटल राइट, और कुछ नहीं मिला। फंडामेंटल राइट तो हमको मिली जैसे ही हमने हमारी पहली सांस ली कि नहीं भैया ये तुम्हारे अधिकार है, ये सब तुम जो है वो कर सकते हो, शुरुआत से ही आपको मिले हुए, ठीक है। तो यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स लेट होते हैं तो उस पर जुडिशरी किस तरीके से काम करती है समझते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं आप पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं आप ये चीज़ नहीं चला सकते, नहीं किसी भी चीज़ में, यदि आपको, हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ का फ्रीडम है, आप मैक्सिमम चीज़ें तो है वो कर ही सकते हो, तब तक कर सकते हो जब तक वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। और इवन नुकसान पहुंचाने तक भी कर सकते हो, बस पकड़े मत जाना।
ये जो है हमारे यहाँ का सिस्टम होता है। तो अगर मान लो कि किसी ने आपकी फंडामेंटल राइट को क्या किया, वायलेट किया, किसी ने ये बोला कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, नहीं आप ये नहीं जा सकते, नहीं आप ये नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो इस चीज़ पे यदि आपकी किसी ने रोक टोक लगाई, मतलब वो क्या है, आपका राइट टू फ्रीडम जो है वो छीन रहे हैं, उस चीज़ को वायलेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे कोर्ट पे जाकर उस चीज़ के अगेंस्ट केस कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक, बूढ़ों तक। अगर किसी भी चीज़ का वायलेशन यदि होता है फंडामेंटल राइट्स का, जो कि फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस करी थी इसके पहले वाले चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो अगर आप उसमें से देखते हो कि आपका कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर आपको परेशानी आ रही है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिल रही है, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, और कौन हैंडल करेगा, कोर्ट हैंडल करेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। वायलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 7th बुक यू रेड अबाउट हकीम शेख, एन एग्रीकल्चरल लेबरर हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज टू एडमिट हिम, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दिया, एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, याद करते हैं, कब का एग्जाम्पल है वो, अगर आप याद करो तो 7th की बुक में, ठीक है, 7th की बुक में आपके होगा वो वाला एग्जाम्पल। क्या स्टोरी थी, रिवाइज करा देते हो, आप बोलोगे कि याद तो रहता नहीं, अभी का कल का पढ़ा है मैम वही हम भूल गए, तो 7th क्लास की बुक का क्या याद रहेगा, कोई परेशानी नहीं, मैं हूँ ना, ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्या स्टोरी थी। वो ये ऐसा हुआ था कि हकीम शेख जो थे ये क्या थे, एग्रीकल्चरल लेबरर थे, ठीक है, अब वो ट्रेन से जा रहे थे, जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो वो चलती ट्रेन से क्या हुआ, गिर गए, ठीक है, अब जैसे वो गिरे, चलती ट्रेन से गिरना ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो बच जाएंगे जंप खा के, ऐसा नहीं, बहुत भयंकर इंजरी हुई उनको। अब जब उनको इंजरी हुई ना तो फिर वो क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल उनको लेकर गए फटाफट, तो हॉस्पिटल वाले कहने लगे कि नहीं 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 पुलिस केस पहले बनाएंगे, नहीं 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 पहले ये करेंगे वो करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी कंडीशन जो है वो वर्स होती गई, बिगड़ती गई, ठीक है, उनकी हालत ख़राब होती गई। फिर जैसे तैसे क्या किया, उनको जो उनके परिजन थे वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर शिफ्ट करवा पाए, और जैसे ही उन्होंने शिफ्ट कराया फिर उसके बाद में उनकी देखभाल की गई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो वो संघ था, लेबरर्स वाला जो संघ था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस कोर्ट में जाके केस फाइल किया कि मान लीजिए यदि ऐसा हादसा किसी और के साथ में होता है, और ये तो समझो कि हकीम शेख जी के पास में समय था कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर दिया, लेकिन अगर किसी इंसान के पास में समय नहीं है तो वो क्या पहले आएगा जैसे तैसे करके तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, फिर आप कह रहे हो कि नहीं पहले पुलिस केस बनवाओ, नहीं आप फिर ये चीज़ कराओ, तब तक तो इंसान की जान ही चली जाएगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव, ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से कर रहे हो, आप प्राइमरी ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे हो बंदे को, तो फिर वो कैसे जिएगा, कह दिया कि लो बच जाओ तुमको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, और फिर आगे ध्यान ही नहीं रखा, ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी उसमें। और मतलब ये किसका दायित्व बनता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें अलॉट करने का, सरकार का, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दिए कि नहीं, जो कंपेंसेशन है हकीम शेख जी को दिया जाए, ठीक है, जो भी उनकी दिक्कतें उनको उठानी पड़ी, ठीक है, उस चीज़ का क्या है, मुआवजा भरा जाए, सरकार की तरफ से मुआवजा भरा जाएगा, और अगली बार से यदि कुछ ऐसा होता है तो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, और प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जो सरकार है वो काम करे। इतना समझ में आया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, यदि हमारी फंडामेंटल राइट, जैसे यहाँ पे कौन सी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई, हकीम शेख जी की राइट टू लिव, ठीक है, तो लिव जैसे ही उनकी वायलेट हुई, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, तो फिर उनकी बात पे क्या कर दिया गया, ध्यान दे दिया गया। और ध्यान अगर दे दिया गया तो वाकई में, जैसे ये हकीम शेख जी अगर मान लो कि ध्यान नहीं देते, तो फिर सरकारें क्या करती, वो भी ध्यान नहीं देती प्राइमरी ट्रीटमेंट्स पे, ठीक है। एक हादसा ऐसा हुआ, उस चीज़ के ऊपर मुद्दा बनाया गया, उसको और अच्छे से उठाया गया और कोर्ट के पास में ले जाया गया, तभी क्या हुआ, उस चीज़ के ऊपर काम किया गया, उस चीज़ के ऊपर वर्क किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द अबव फोटो शोज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट जो है ना, सबसे टॉप मोस्ट वाला, कि भैया आपको लोकल मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा कि नहीं हमको तो इन्होंने जो है अच्छे से क्या किया, न्याय नहीं दिया, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में नहीं समझ आ रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये जो वो कोर्ट है दिल्ली में बैठा, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और मोस्ट ऑफ द जजेस होते हैं। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, ठीक है। द अबव फोटो शोज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या है ये, कौन सी डेट है ये, भूल तो नहीं गए, रिपब्लिक डे, ठीक है, इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, इसी दिन हमारा क्या हुआ था, रिपब्लिक डे हमने घोषित किया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक,
आया समझ में? लाइक इट्स प्रेडिसेसर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस, इट मूव्ड टू द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्डिंग में 1958 में हम लोग आए थे। ठीक है, इसके पहले हम लोग कहाँ पर थे? ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था ना 1937 से 1949, मतलब जब हमारा ब्रिटिश राज था, तो ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था ना, जहाँ पर क्या करता था, ये प्रिंसेस बैठते थे। ठीक है, राजे रजवाड़े वो क्या करते थे, वो सारी डिस्कशंस वहाँ पे होती थी। तो शुरुआत में हमने 1950 में कहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर बैठाया था, लेकिन फिर हमको कुछ रियलाइज़ हुआ होगा और उसके बाद में मथुरा रोड जहाँ पर एट प्रेजेंट है, वहाँ पर कब शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली में 1958 में। आगे बात समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारा यहाँ पर टॉपिक कौन सा खत्म हुआ? व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। समझ में आया क्या क्या है जुडिशरी के रोल? जुडिशियल रिव्यू, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, जुडिशियल रिव्यू देना, और क्या है हमारा अपहोल्डिंग लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करना, और अगर किसी को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उस चीज़ के ऊपर भी क्या करना? हेल्प करना। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है हमारा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए, क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? मतलब खुद पे डिपेंडेंट, मतलब किसी और के ऊपर आश्रित ना होना। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब क्या? मैं किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं हूँ। मेरे किसी भी तरीके के डिसीजन किसी को भी लेकर जो है क्या होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा बोला तो अच्छा ऐसा कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो ऐसा समझेंगे वैसा समझेंगे। ऐसा अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं जो सोचती हूँ, मैं जो समझती हूँ, उसी चीज़ को लेकर मैं अपने डिसीजन लूँगी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब तो ये होता है। लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? कि जुडिशरी कोई इंसान है, ठीक है, जो सोच ले कि नहीं मैं इसकी नहीं मानूंगी, इसकी नहीं मानूंगी। हाँ, इंसान नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एंक्रोच्ड अ लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। ठीक है, मान लो कि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, अच्छा हंसता खेलता, अब आपके पास में लैंड है, ठीक है, ज़मीन है, आप वहाँ पर क्या करते हो? खेती करते हो। अब जब आप वहाँ खेती करते हो, मान लो कि आपके आसपास का कोई नेता है, वो आया और एक दिन कहने लगा अचानक से कि नहीं, ये जो ज़मीन है ये मेरी है, ठीक है, ये तुम्हारी नहीं है, ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन मेरी है ना? तो अब उसने ऐसा कह दिया। अब उसने ऐसा कह दिया, फिर क्या हुआ? केस चलाया गया कोर्ट में, है ना? कोर्ट में केस चलाया गया, तो मान लो कि वो पॉलिटिशियन तो बहुत पावरफुल है, जाहिर सी बात है हमारी फैमिलीज को लेकर, क्योंकि हम तो क्या है, नॉर्मल पीपल है। ठीक है, हमको क्या लेना देना, हम नॉर्मल दाल रोटी खाते हैं, अपना काम करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वापस रूटीन पे अपने काम पे आ जाते हैं। तो हमको ऐसी चीज़ों से क्या होता है, ज़्यादा मतलब होता नहीं। ठीक है, अब मान लो कि ये नेता क्या है, बहुत पावरफुल है। अब जब ये नेता पावरफुल है तो इसकी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। ठीक है, पार्लियामेंट में भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, आसपास के नेता जो है उसको जानते होंगे, है ना? और कोर्ट में भी जजेस जो है वो जानते होंगे, क्योंकि इन लोगों का तो रोज़ का काम होता है ना? तो अगर मान लो कि वो पॉलिटिशियन जज को ब्राइब दे देता है, या फिर जज से किसी भी तरीके से बात कर लेता है कि यार देख लेना मेरा केस है, और ऐसा करके बातचीत अगर वो कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि जो पुअर फैमिली है, या जिसकी लैंड थी, आपकी मेरी किसी की भी, वो अगर लैंड थी, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो बंदा तो दिक्कत में हो जाएगा ना। ठीक है, और साथ ही साथ उस नेता को भी सेम मिल जाएगी ना, कि भाई चलो एक ज़मीन तो अपने हाथ में आ गई, ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ज़मीन अपने हाथ में ला सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जब ऐसा होगा तो क्या ये एक अच्छी कंट्री होने की निशानी होगी? ठीक है, क्या फिर मतलब हम कह रहे हैं कि हमने जुडिशरी सेटअप की है, हमने पार्लियामेंट बिठाया है, हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारी चीज़ें की है, तो फिर इन सारी चीज़ों का मतलब होगा? ठीक है, नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। तो यही चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हर इंसान को क्या हो, जस्टिस मिले, न्याय मिले, सही तरीके से न्याय मिले, जुडिशरी को क्या किया गया है, इंडिपेंडेंट किया गया है। क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, मान लो कि वो जो जज है, ठीक है, वो उस नेता ने ही, अगर मान लो कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर नहीं होती तो, समझना पॉइंट को, अगर नहीं होती तो वो नेता ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जज को जज बनवाने में मदद करवाई हो, है ना? तो फिर उस जज को क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि अरे यार यही तो, इनकी वजह से तो मैं जज बना हूँ, इनकी ही बात नहीं मानूंगा तो कैसे काम चलेगा
करके चीज़ें फिर होने लगेंगी, तो फिर जज जो है वो जाहिर सी बात है कि उसको वो इन्फ्लुएंस हो गई नेता से और फिर काम चलेगा। लेकिन 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 खुशखबरी ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। पढ़ाई लिखाई को लेकर जो है वो जज बनते हैं, ऐसा किसी के रेफरेंस पे जज नहीं बन जाते, ठीक है। तो जुडिशरी क्या है, हमारे जो जजेस हैं वो क्या है, बहुत इंडिपेंडेंट है। उनका किसी से भी इन्फ्लुएंस पे नहीं रहते कि नहीं भैया इसकी बात मान लो तो फिर अपन काम कर देते हैं, इनकी बात मान लो तो फिर अपन काम कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेसिस पे जब हम देखते हैं तो जुडिशरी क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट इसीलिए बनाई गई है ताकि ऐसे केसेस जहाँ पर लोगों को न्याय की सख्त ज़रूरत है और जहाँ पर दूसरे लोग जो है वो किसी की फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं, वहाँ पर सही तरीके से सही समय पर जो है वो न्याय दिलवाया जा सके। आई बात समझ में? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट अलाउ रिच एंड पावरफुल टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करती है, रिच और पावरफुल पैसे वाले लोगों की या फिर अमीर वाले लोगों की क्या करती है, उस चीज़ पे नहीं रहती कि भैया इन्फ्लुएंस में नहीं रहती है, ठीक है। इस चीज़ में मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं फिर से बता रही हूँ कि जब हम कोर्ट जाते हैं ना तो अभी नॉर्मली क्या होता है, एक लेडी होती है, ठीक है, जिनकी आंखों पर बंधी होती है पट्टी, आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में होता है तराजू, ठीक है। क्या ज़रूरत है उस चीज़ की या उस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बयां करती है, ठीक है। इसी तरीके से क्यों है, आंखें बंद क्यों हैं, आंखें तो खुली होनी चाहिए। न्याय दे रहे हैं तो आंखें खोल के न्याय देना चाहिए ना, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिमाग में आपके आने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे बहुत अच्छा रीज़न है। क्या रीज़न है कि उनकी आंखें इसलिए बंद है क्योंकि जब न्याय दिया जाता है तो वो ये बयां कर रही हैं कि जब मैं न्याय दूंगी तो मैं ये नहीं देखूंगी कि सामने मेरे खड़ा वाला व्यक्ति जो है वो अमीर है या गरीब है, काला है या गोरा है, लंबा है या छोटा है, अच्छे बैकग्राउंड से आता है, ख़राब बैकग्राउंड से आता है, गांव से है या शहर से है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखूंगी। मैं सुनूंगी अपने कानों से कि इसके पॉइंट्स क्या है और इसके पॉइंट्स क्या है, ये क्या बताना चाहता है और ये क्या बताना चाहता है, और फिर उस चीज़ को समझूंगी। जब समझूंगी और फिर अपना न्याय दूंगी। नहीं तो अगर पट्टी खुली होती है या देखते हैं ना इंसान को तो हमको कपड़ों से ही पता चल जाता है कि अरे नहीं ये तो बढ़िया है और ये तो ऐसा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस चीज़ को लेकर भी चलता रहता है। वो यूजुअली बातें पसंद करना उनसे पसंद करते हैं जो क्या होते हैं, अमीर होते हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, और छोटे मोटे लोगों पर तो ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो वो पट्टी आंखों पर बांधने का रीज़न ये है। अब समझ में आया? अगर कोई पूछे तो बता सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। ये इंडिपेंडेंस हमको कहाँ से मिली है? अगर हम एक एस्पेक्ट समझे इस इंडिपेंडेंस का, मतलब इंडिपेंडेंस वो वाली आज़ादी नहीं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमको कहाँ से मिली है, तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब इंटर रिलेटेड नहीं है कि इनका काम इसने कर दिया, इसका काम इसने कर दिया, इसका काम इसने कर दिया। अगर वो चीज़ होंगी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी तो फिर क्या होगा कि अगर नेता से फिर जुड़ी होगी जुडिशरी और नेताओं से अगर जुड़ी होगी तो फिर वाह भाई नया पार, ठीक है। इसलिए इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, और बाकी सारे जो भी है हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमारी पावर्स क्या है, सेपरेटेड है। जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव्स का अलग काम है और लेजिस्लेचर का अलग काम है। आया समझ? ठीक है। इसीलिए ही हम क्या करते हैं, अच्छे से जो है वो न्याय दे पाते हैं। इंडिया का जुडिशरी या जो जुडिशियल सिस्टम है वो वर्ल्ड्स बेस्ट जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वंस अपॉइंटेड टू द ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द जज। क्यों डिफिकल्ट होता है जज को रिमूव करना? क्योंकि मान लो कोई नेता और नॉर्मल इंसान का केस है ना। अब वो नेता जो है, जज ने देख लिया कि नहीं नेता की गलती है और अपना ये जो बंदा सही है, उसने क्या कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया। अब वर्डिक्ट दे दिया तो नेता को गुस्सा आ जाए, भैया कह दे कि नहीं इस जज को निकालो, तो फिर वो जज तो बेचारा हर थोड़े थोड़े दिन में जज बदलते रहेंगे, है ना। तो ऐसा है कि जज को आप नहीं निकाल सकते, जज को आप नहीं निकाल सकते। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू जज जो है वो हटते हैं, जो कि आज तक हमारी डेमोक्रेसी में अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब जज को निकलने का ही डर नहीं होगा, उनको यही नहीं लगेगा कि नहीं मैं तो जो है वो सही जो है वो डिसीजन दूंगा, आप तो मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, जब ये वाली फीलिंग जब जज के दिमाग में रहेगी तो जाहिर सी बात है अच्छा डिसीजन और सही डिसीजन निकल के बाहर आएगा। आया समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि क्यों हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाले नेता, और एग्जीक्यूटिव मतलब
आईपीएस आईएएस जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो क्या करे, मिसयूज अपनी पावर को ना करे, इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनको फिर डर लगा रहेगा कि भैया नेता तो क्या, जज तो क्या है, निकाल तो सकते नहीं, कुछ इनका बिगाड़ तो सकते नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, ये तो सही डिसीजन देंगे, और ये अगर सही डिसीजन देंगे तो फिर हमको क्या रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इनके ऊपर भी क्या रहता है, प्रेशर रहता है कोर्ट का, नहीं यार कोर्ट कचहरी में अगर फिर गए, फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या है, ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में भी। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को बचाने में भी एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर इंसान, हर बंदा हमारे देश में रहने वाला क्या कर सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, जा सकता है, अपनी अर्जी लगा सकता है कि मुझे ये इस पर्टिकुलर पर्सन से परेशानी है, बाकी का जो है आगे कौन संभालती है, जुडिशरी संभाल लेती है, ठीक है। इतना समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में हमने बात करी, समझ में आ गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी का इतना पार्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। हमारे कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, क्या बताया था मैंने कि यार इतने सारे कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी होता है, हाई कोर्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, तो इतने सारे कोर्ट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ये इतने सारे कोर्ट्स होते हैं, क्या काम होता है, क्या सब में अलग काम होता है, ठीक है। तो इस बारे में भी क्या करना चाहिए, हमको डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में हम समझे, उसके पहले ऐसी छोटी सी दिमाग वाली चीज़ें मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि मैं उज्जैन में हूँ या मैं भोपाल में हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे परेशानी आई, ठीक है, मुझे किसी के ऊपर फाइल करना है केस, ठीक है। तो अब मान लो कि सिर्फ एक ही कोर्ट होता, सुप्रीम कोर्ट, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही होता तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता, ठीक है। अब मैं तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अर्न कर लेती हूँ तो मैं जा सकती हूँ दिल्ली, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, यदि कोई विलेजर है, ठीक है, या नॉर्मल से नॉर्मल इंसान है, क्योंकि लॉज जो बनते हैं और कंट्री की जो फंक्शनिंग होती है वो सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले को सबको देख कर बनाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि यार मोस्ट ऑफ द लोग तो जा सकते हैं तो फिर एक ही रखो, इतने सारे करने की क्या ज़रूरत है, नहीं। अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी भी छूट जाती है ना, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी रह जाता है किसी सर्विस को मतलब इंजॉय करने के लिए, तो फिर क्या करते हैं, उनके हिसाब से भी क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। अब हर कोई तो दिल्ली जा नहीं सकता अपनी परेशानियां लेके, फिर ऐसा भी नहीं है कि एक दिन कोर्ट गए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब कोर्ट की तो डेट्स भी आती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें फिर होती हैं, तो फिर हर समय जाना पड़ता है। एक बार आपने कोर्ट में केस लगाया तो फिर आपको चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, तो क्या फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली से वापस आए, फिर बुलाया आ रहे 2-4 दिन बाद आना है, फिर वापस गए, तो मतलब जितना कमाया उतना तो हम लुटा ही देंगे कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखते हुए और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स है, ठीक है। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स है कि भैया यदि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, बेसिक सी प्रॉब्लम है, या मुझे कोई घर में परेशान कर रहा है या बाहर परेशान कर रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मेरे सिटी में जो कोर्ट है या मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है वहाँ पर जाकर मेरा केस होगा, ठीक है। वहाँ पर अगर सॉल्व नहीं होता है कि मुझे नहीं समझ आया कि मुझे ही ख़राब घोषित कर दिया और सामने वाले बंदा जो था पावरफुल था मान लो, या फिर सामने वाला बंदा जो था कोर्ट जजेस को लगा कि नहीं वो सही है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज़ से, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, हायर कोर्ट में जा सकती हूँ। जो मेरे स्टेट में जो कोर्ट बना हुआ है, मतलब मेरे जो प्रदेश में, जैसे कि भोपाल किस में आता है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है मैं वहाँ पर जा सकती हूँ, है ना। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जा सकती हूँ। अगर मान लो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में मुझे अच्छा साबित कर दिया, ठीक है, और जो सामने वाला बंदा था उसको गलत साबित कर दिया, अब वो सामने वाला बंदा कह रहा है नहीं 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 ऐसा थोड़ा ना होता है ना, तो फिर वो सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आ रही है बात समझ में। तो लेवल बाय लेवल जो है वो हम चलते हैं, ऐसा नहीं कि हमको शुरुआत में ही दौड़ के सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना पड़ेगा। पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो हमसे बहुत पास में अगर हमारा काम बन जाता है तो फिर वो चीज़ की जाती है। अगर फिर हम सेटिस्फाइड नहीं है या सामने वाले सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो क्या होता है, शिफ्टिंग चलते जाती है। इतना समझ में आया, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट अगर बनाई गई है दिल्ली में तो वो पूरे देश की जनता को हर आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हर आए दिन कोर्ट केस होते हैं, और एक दो नहीं हज़ारों में या लाखों में कोर्ट केसेस होते हैं, तो फिर वो एक इतनी प्यारी सी मासूम सी बिल्डिंग कैसे संभालेगी, ठीक है। तो सब चीज़ को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि अगर
मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरी लोकेलिटी वाले लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मेरे एरिया वाले लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, बजाय दूसरी जगहों के, है ना। तो हर जगह पे क्या होता है, अपनी अपने कोट्स होते हैं, उससे डील होता है, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते जाओ। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया, आप पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज ओनली 1 कोर्ट एट द एपेक्स लेवल, ठीक है। लोअर लेवल पे तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं, मोबाइल कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे टॉप की यदि कोई बात हो, सेंट्रल लेवल पे कोई है, तो वो एक ही है। एपेक्स मतलब क्या होता है, सेंटर, ऊपर, मतलब ये अगर ऐसा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये एपेक्स लेवल पे कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द कोर्ट that most people interact with are what are called as subordinate court और district court, ठीक है, जो हमारे सिटी में होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जिसमें यूजुअली लोग सबसे पहले शुरुआती तौर पर वहीं पर जाते हैं और वहीं से काम अपना बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हर बंदे का किससे होता है, शुरुआत में सब ऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है। अगर परेशानी आती है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं। अगर मुझे किसी ने चिल्ला दिया या मेरे को कहीं जाने के लिए मना कर दिया तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के पास में थोड़ा ना डेली जाते फिरूंगी, ठीक है। तो ऐसा है, डाउरी का केस हुआ तो हर चीज़ में हम सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़े जाएंगे, पहले हम कोर्ट केस करेंगे, हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किससे होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है। दीज आर यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड ऑफ केसेस, ठीक है। किस लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे होते हैं। तहसील जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो तहसील होती है, तहसील बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। टाउन लेवल पे होते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के केसेस जो है वो सुनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। हर प्रदेश जो है, जैसे कि पूरे देश किससे डिवाइडेड है, प्रदेशों से, ठीक है, स्टेट बने हुए हैं। अब हर स्टेट जो है वो डिवाइडेड है किससे, डिस्ट्रिक्ट से, जिला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से डिवाइडेड। तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना डिस्ट्रिक्ट जज होता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, उसको लीड करने वाला डिस्ट्रिक्ट जज होता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, ठीक है। अब वहाँ से उठे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमने बताया है कि ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे वाला है ना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब इनके अंडर वाले कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और इनके ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो लीड करता है ना, जो जज होता है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, ठीक है। अब इनसे ऊपर कौन होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये तो हमारे होते हैं तहसील लेवल पे, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है हमारे जिला और ये इसके लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कौन होते हैं भाई, हमारा सबसे नीचे, चले सबसे नीचे वाले टुकड़े से बात की, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर कौन आ जाएगा, ये हमारा हाई कोर्ट आ जाएगा। तो ये किस में रहेगा हमारा भैया, ये हमारा रहेगा स्टेट में, ठीक है। तो ये छोटा स्मॉल वाला स्टेट है, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। और फिर अगर स्टेट मान लो प्रदेश वगैरह से भी हम क्या है सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, एपेक्स पे, कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी इंडिया के सेंटर दिल्ली में है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट छोटा वाला स्टेट है, ये छोटा स्टेट बड़ा स्टेट क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रेसिडेड ओवर बाय अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको कौन लीड करता है, डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज होते हैं और यहाँ पर कौन होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे मेन सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज है उनको हम क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना समझ में आया, क्यों हमने डिवाइड कर रखे हैं, ये समझ में आ गया अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में येस लिखिएगा, ठीक है, कि हाँ जी मैम समझ में आ गया है। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब देखो, सबसे पहले तो हमने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, कहाँ गया भैया, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे ऊपर है, उनके नीचे हाई कोर्ट है, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उनके नीचे क्या है, हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। लेकिन मान लो कि ऐसा नहीं है, ये तो क्या है, सब इंडिपेंडेंट काम करते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सी चीज़ कह दी कि नहीं, कोर्ट्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और जो आखिरी डिसीजन, जो अगर मान लो कि यहाँ से हमको डिसीजन समझ नहीं आया तो हम यहाँ गए, यहाँ डिसीजन समझ नहीं आया तो यहाँ गए, यहाँ डिसीजन समझ नहीं आया तो यहाँ गए,
ये जो सुनाएंगे ये क्या होगा, फाइनल। ठीक है, तो इनके जो लॉज बनाए गए हैं ना वो सारे कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे। ऐसा है कि अपने अपने हिसाब से काम करते हैं जब तक काम चल रहा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The decisions made by the Supreme Court are binding on all courts in India. Are these different level of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system. ठीक है, मतलब जुडिशरी ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये जो कोर्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो इन्हें मानना पड़ेगा। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठकर क्या आया है, हाई कोर्ट में गया है, तो फिर हाई कोर्ट वाला पहले जज जो है वो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या सुनाया था। ठीक है, मतलब क्या वर्डिक्ट दिया था। ठीक है, अगर हाई कोर्ट वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे गए तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि भैया कौन से जज थे, किन्होंने किस बेसिस पे क्या किया, मतलब ये जो वर्डिक्ट सुना है किस बेसिस पे सुना है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे आपस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ होती है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना इतनी देर से कि अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऊपर वाले कोर्ट में चले जाओ, उस पे नहीं समझ आ रहा ऊपर वाले कोर्ट में चले जाओ, तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से देखा जाए तो अपील कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे कोर्ट से हमको नहीं समझ में आया, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं समझ आया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम वहाँ पर जाके अपील करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज एन एपेलेट सिस्टम। एपेलेट, अपील, एपेलेट सिस्टम, अपील से याद रह जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। ठीक है, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हायर कोर्ट्स पे जा सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर इतनी देर से मैं बता रही थी उसका एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। क्या एग्जाम्पल है ये, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, 1985 की बात है। ठीक है, तो एक एक करके नहीं बताऊंगी, नॉर्मल ऊपर से मैं पूरी कहानी आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो एक लेडी थी, ठीक है, उनके साथ में क्या हुआ कि वो जल गई। ठीक है, वो जल गई, अब वो किस रीज़न से जली ये नहीं पता, लेकिन वो जो है वो कहीं काम करते हुए साड़ी जो है उनके पल्लू में आग लग गई और फिर वो क्या हुआ, उनकी उस चीज़ से मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब मृत्यु हो गई तो फिर कोर्ट जो है वो, मतलब केस जो है वो कहाँ पर गया, कोर्ट में गया। ठीक है, तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया तो वहाँ पर क्या बोला गया कि मतलब वहाँ पर विटनेस बुलाए गए कि भैया यदि कोई विटनेस है तो फिर बताओ आप, है ना। तो जो लेडी थी उनके परिवारजन का ये कहना था कि जो लेडी के हस्बैंड और मदर इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ है वो चाहते थे कि उनको और ज़्यादा दहेज मिले और ज़्यादा डाउरी मिले, इस वजह से उन्होंने जानबूझकर उनको जलाया है। ठीक है, ऐसा लेडी की फैमिली मेम्बर्स का कहना था, मतलब जो मायके वाले होते हैं ना उन लोगों का कहना था। ठीक है, तो उन लोगों का ऐसा कहना था। तो फिर जजेस ने क्या किया, विटनेसेस को भी बुलाया कि यदि कोई आसपास का व्यक्ति है, जब आग लगी तो किसी ने कुछ देखा हो। ठीक है, तो आसपास वाले लोगों ने ऐसा बोला कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जो है वो क्या है, लक्ष्मण कुमार कौन है, ये वो लेडी के हस्बैंड है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला कि जब आग लगी थी तो वो लेडी जो है वो चिल्लाते हुए गई थी और थोड़ी देर पहले ही लक्ष्मण घर में गए थे और हमने देखा था, वो काफ़ी परेशान रहती थी, ऐसी सारी जो है वो उन्होंने बातें कही जज के सामने जाके। तो फिर जज ने क्या किया, वर्डिक्ट सुनाया क्या कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण और लक्ष्मण की मम्मी, ठीक है, और ब्रदर इन लॉ, मतलब उनको तीनों को क्या की, फांसी की सज़ा सुना दी जाए, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो भैया इनको तो 12 बज गई इनकी तो, ठीक है, कि पत्नी तो गई और इनको भी क्या कर रहे हैं, मृत्युदंड सुना रहे हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इनको समझ नहीं आया कि नहीं ये तो जो है वो गलत है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कोर्ट में क्या करेंगे और अपील करेंगे। तो फिर वो गए हाई कोर्ट। अब जब वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सारी चीज़ें देखी, तो फिर लक्ष्मण और इनकी फैमिली ने बोला कि यार हमने नहीं किया ये सारा कुछ, जो भी है वो तो जो है वो काम करी थी और फिर काम करते करते उनके पल्लू में आग लगी, और आग लगी तो जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में आग लग गई और इस वजह से उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, ये बात मान ली और फिर हाई कोर्ट ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, लक्ष्मण और उनका जो परिवार है वो सही है, ठीक है, इनको छोड़ दो, ऐसा हुआ। ठीक है, अब जब वो छोड़ दो तो अब देखो यहाँ पे ये जो ईयर देख रहे हो ना, ये किसकी बात हो रही है, 1985 की बात हो रही है। इस समय पे क्या हो रहा था कि दहेज को लेकर जो है वो किस्सा बहुत गर्मा गर्मी में था, नॉर्मल पूरी देश में भी अगर हम बात करें तो, कि दहेज को लेकर लेडीज़ों को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनसे डिमांड की जाती है
शादी में बोल दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, आप तो जैसा देंगे इतना हमको चलेगा, लेकिन फिर जब शादी हो जाती है तो फिर बहू को ताने सुनाए जाते हैं कि अरे तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं आया, ये ऐसा आया, ये कमज़ोर आया, ठीक है, ये तो आपने तुम्हारे घर वालों ने तो ऐसा कर दिया, और पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सोने की ज्वेलरी चाहिए, अरे चांदी की ये दे दी, ऐसी सारी बातें जो है वो होती हैं, ठीक है। तो उस वजह से उस टाइम पे प्रताड़ित भी बहुत किया जाता था, इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि मारने लग जाते थे, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका था, ठीक है। मदर इन लॉज बहुत परेशान करती थी, ठीक है। कई केसेस में तो मारते मारते ही मृत्यु हो जाती थी। इस केस में फिर ऐसा हुआ कि भैया क्या हुआ, आग ही लग गई उनको, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डाउरी को लेकर बात चल रही थी। जो लेडी के जो पेरेंट्स थे, मतलब खुद के जो पेरेंट्स थे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए हाई कोर्ट का केस सुन के, ठीक है। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो ये 1985 का जो टाइम मैं बता रही हूँ कि पूरे हमारे देश में ऐसी चर्चा चल रही थी, तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं हम आपका साथ देंगे, और ये डाउरी की वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती है और ये हुई है। तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो भी उठ खड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने भी फिर अपील करी, मतलब लेडी के पेरेंट्स के साथ में मिलके, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि लक्ष्मण और जो उनकी फैमिली है वो इस चीज़ में गुनहगार है, ठीक है। तो लक्ष्मण और उनकी मदर इन लॉस को जो है वो सज़ा सुनाते हैं, और जो लक्ष्मण के जो भाई थे, ठीक है, लेडी के जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके खिलाफ ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे, तो फिर उनको बाइज्जत क्या कर दिया, बरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब इस कहानी से हमको क्या समझ में आई है, इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि जैसे लेडी की फैमिली ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं समझ में आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको अच्छा लगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो था जैसे लक्ष्मण, उसको नहीं समझ में आया कि नहीं ये तो गलत है, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब हाई कोर्ट में जब केस किया तो लेडी की फैमिली को समझ नहीं आया, तो लेडी की फैमिली ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो ये हम पूरा क्या डिज़ाइन करके बता रहे हैं आपको, एपिलेट सिस्टम की, इस तरीके से जो है वो कामकाज होता है, इस तरीके से भी केसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। High courts were first established in the three presidencies cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862। मतलब ये कब की बात हो रही है, ब्रिटिश राज की बात हो रही है। शुरुआत में जब ब्रिटिश राज था उस समय पे क्या था, हाई कोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966, मतलब दिल्ली में तब तक कोई हाई कोर्ट नहीं था, यहाँ पर 3 जगह पे हाई कोर्ट थे। 1966 में पहली बार क्या हुआ, दिल्ली में हाई कोर्ट बनाया गया। करंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट है अभी, 24 हाई कोर्ट्स है, मतलब पूरे देश को मिलाकर, है ना। तो शुरुआत में कहाँ कहाँ पर था, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, ब्रिटिश राज के टाइम पे। उसके बाद में 1966 में कहाँ पर बनाया गया, दिल्ली में भी हाई कोर्ट बनाया गया। और उसके बाद में क्या हुआ, 24 हाई कोर्ट जो है वो हमारे पूरे देश में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सवाल आ सकता है कि मैम स्टेट्स तो हमारे 29 है, और आपने बोला कि हर स्टेट के पास में अपना एक हाई कोर्ट होता है, तो 29 हाई कोर्ट होने चाहिए, 24 हाई कोर्ट कैसे, ठीक है। तो उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। वाइल मेनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट, बहुत सारे स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट है जो वो किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा बोले तो उनका क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट में उनके जो है वो केसेस लड़े जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की हमने बात करी, वैसे ही हम बात कर सकते हैं 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ, कौन कौन सा, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये चारों भी क्या करते हैं, सेम हाई कोर्ट जो है वो शेयर करते हैं। 4 वो स्टेट हो गए, 2 स्टेट वो हो गए, ठीक है। हैव कॉमन हाई कोर्ट इन कहाँ पर, गुवाहाटी में। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी क्या करते हैं, कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, कहाँ पर, हैदराबाद में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रिमाइंड करना ज़रूर, ठीक है। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। कुछ हाई कोर्ट की बेंचेस जो है वो स्टेट्स के दूसरे पार्ट्स में भी होती है, जैसे कि कोई सा स्टेट है वहाँ पर एक जगह पे हाई कोर्ट है, लेकिन मान लो कि वो सारे स्टेट से उसकी दूरी जो है वो बराबर, मतलब ये ज़्यादा सही नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेट को, तो फिर क्या है, उनकी बेंचेस दूसरी जगह पर भी विद इन द स्टेट्स होती है। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, तो जैसे कि ये पटना का हाई कोर्ट देखो, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा दिखता है,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो हमने देख लिया। ऐसे ही ये कौन सा हाई कोर्ट है, कर्नाटका का हाई कोर्ट है, कितना शानदार बना है, ठीक है, कर्नाटका का हाई कोर्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मेनी डिफरेंट नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो लोकल लेवल पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम होते हैं, मेनी डिफरेंट नेम्स, दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन जज, the chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, civil judge, ठीक है। alongside is a photograph of district court in रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। ये वाला जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फोटोग्राफ है। तो इन्हीं नामों से भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। समझ में आया या नहीं, इतना जो है वो मतलब क्लियर मुझे कमेंट्स में बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किस बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, ठीक है। लीगल सिस्टम के अलग अलग ब्रांचेस क्या है, ठीक है। तो द अबव केस ऑफ डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड क्राइम अगेंस्ट अ सोसाइटी एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट अ सोसाइटी क्यों बोल रहे हैं भैया, मारा है तो जो है वो तो घर घर की बात होगी, नहीं घर घर की बात नहीं होगी ना। आज अगर उनकी डेथ हुई है किस वजह से, डाउरी की वजह से, तो बहुत सारी औरतें हैं जिनकी भी डेथ होंगी, क्योंकि ये जो बंदे हैं जिन्होंने मिलकर जो है वो उनको प्रताड़ित किया, इनको देखकर जो है कि हाँ बच जाते हैं करके वो क्या करेंगे, अगली बार दूसरे के घर में भी ऐसा होगा, तीसरे के घर में भी ऐसा होगा, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, पूरी सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये क्या है, एक बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। तो अब ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, पर मान लो कि मैंने किसी का पेन चुरा लिया, या फिर मान लो मैंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सुना था, शायद दिगराज सर के लेक्चर में सुना था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि अगर किसी की मुर्गी चोरी करी और मुर्गी चोरी करके मैंने उसको मार दिया, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि मतलब मुर्गी चोरी करी मार दिया तो मर्डर का केस है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मर्डर का केस लग जाएगा, है ना। तो ऐसा है कि अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, और अलग अलग तरीके के केसेस के साथ साथ में उनकी सज़ा भी अलग तरीके से सुनाई जाती है, ठीक है। कि मतलब मर्डर का केस हो गया इसमें तो फिर क्या करो, सीधे फांसी की सज़ा सुना दो, ऐसा नहीं होगा ना। डिपेंड करता है कि कितना सीवियर ऑफेंस किया गया है, और फिर ऐसा है कि यार सब चीज़ के लिए अलग अलग थोड़ा सा क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए, ठीक है। कि इस तरीके के केसेस हैं, मतलब कुछ कैटेगरी ऑफ केसेस कर दो कि इस तरीके के अगर केसेस आएंगे तो इस तरीके से उनको डील किया जाएगा, और क्रिमिनल केसेस आएंगे तो इस तरीके से उनको डील किया जाएगा, ताकि कुछ परेशानी ना होगी, जजेस भी क्लियर रहेंगे, एडवोकेट्स भी क्लियर रहेंगे, जो ऑफेंस कर रहा है, क्राइम कर रहा है वो भी क्लियर रहेगा, जो विक्टिम है उसको भी पता चलेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा करा तो मैं तो इसको ये सारी चीज़ें इसके अगेंस्ट होंगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो किस तरीके से होता है उस बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद कौन से लॉज, सिविल लॉज। तो अभी सिविल लॉज क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप दो तरीके से देख रहे हो आप, ठीक है। क्रिमिनल लॉ देख रहे हो आप और सिविल लॉ देख रहे हो, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ, अगर कोई क्राइम किया गया है, मार दिया गया है, मर्डर किया गया, चाकू मार दिया, ठीक है, कुछ ऐसा अगर कुछ किया गया है, तो फिर क्या होता है, वो किसके अंदर आएगा, क्रिमिनल लॉ में आएगा। और क्रिमिनल लॉ में आएगा तो किस तरीके से डील करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। डील्स विद कंडक्ट्स और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, ठीक है। ऐसे एक्ट्स और लॉज को वो देखता है जो लॉ ने क्या डिफाइन कर रखे हैं कि हाँ भैया ये अगर इस तरीके का क्राइम हुआ तो फिर ये क्या है, ऑफेंस को माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, ठीक है, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी एंड मर्डर, ये सारे भी किसी मतलब चोरी भी जो है वो किस में आएगी, क्रिमिनल लॉ में आएगी, ठीक है। इट यूजुअली बिगिन्स विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। प्रोसेस क्या होती है ये भी बहुत अच्छे से समझ लो आप। इट यूजुअली बिगिन्स विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। क्या होती है, एफआईआर लॉन्च की जाती है पुलिस स्टेशन में जाके, ठीक है। फिर क्या होता है, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, ठीक है। तो जैसे कि चोरी हुई, मर्डर का केस हुआ, या वुमेन को हैरेस किया, तो दौड़ते हुए कहाँ जाएगी, पहले पुलिस स्टेशन जाएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दायर कराएगी, एफआईआर दायर होंगी, ठीक है, कि भैया इतने इतने बजे इस तारीख को इन वुमेन के साथ में इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये किया, ठीक है। तो वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर पुलिस जो उसको डील करेगी ना, तो फिर वो केस कहाँ पर जाएगा, कोर्ट में जाएगा, और फिर क्या होगा, उसकी प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है। इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो बी फाइंड। अगर गिल्टी पाया गया है, ठीक है, कि गिल्टी है, कि भाई गलत है, तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, और फिर फाइन भी उसके ऊपर लगा सकते हैं,
फिर हम बात करें अगर सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में क्या होता है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरीज टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल के अधिकारों का हनन हुआ है तो वो लॉ, वो सारे किस में जाएंगे, वो किस में जाएंगे, सिविल लॉ में जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल लैंड, ठीक है, परचेजेस ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डिवोर्स केसेस, ठीक है कि भैया हमने तो किराए पे दिया था घर उनको और वो तो अब जा ही नहीं रहे हैं, लड़ाई अलग करते हैं, अपना हक जताते हैं, ठीक है। और किससे मैटर्स, डिवोर्स मैटर्स पे कि भैया शादी के पहले तो हमें ऐसा लगा था बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें की थी, अब नहीं समझ आ रहा, हमको तो डिवोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे मैटर्स है वो किसके पास में जाएंगे, सिविल केसेस में जाएंगे, ठीक है। अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, ठीक है। इन अ रेंट मैटर ईदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद में द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि टेनेंट चले गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि लैंडलॉर्ड भी जा सकता है और जो रहने वाला, टेनेंट मतलब क्या, जो रहने वाला व्यक्ति है वो भी जा सकता है। अगर रेंट से रिलेटेड केस है तो दोनों में से कोई भी केस लगा सकता है, ठीक है। तो जब केस लगाया, मान लो लैंडलॉर्ड ने, जो मालिक है, उन्होंने केस लगाया कि ये जो है किराएदार, हमने तो इनको किराए पे रखा था इतने इतने समय के लिए, अब ये छोड़ के ही नहीं जा रहे, ठीक है। तो फिर अगर वो गिल्टी प्रूव हो गया ना, रहने वाला किराएदार जो है वो गिल्टी प्रूव हो गया, तो फिर क्या कर सकता है, कोर्ट जो है उनको बोलता है कि आप जो है वो जुर्माना जो भी लैंडलॉर्ड मांग रहा है, जो भी वो मांग रहा है वो उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। मतलब ऐसा नहीं कि आपने खाली नहीं किया तो आप इतने करोड़ जमा करो, ऐसा नहीं है। अगर आपका फिर कुछ देना लेना बाकी है तो फिर आप उसको दे लेकर बात जो है वो ख़त्म करो और जो है वो घर खाली करो, ऐसे ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे देता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि सिविल लॉज में क्या क्या जाता है, क्रिमिनल लॉज में क्या क्या जाता है, ठीक, बहुत इजी सा है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो है, ये वाले पॉइंट जो है ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती है, हियरिंग्स होती है, ठीक है, और क्या क्या जो है उनको कंपनसेशन देना पड़ता है, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। अब जैसे क्राइम में बहुत ही बड़ा उम्दा क्राइम हुआ है तो फिर उनको क्या करते हैं, फांसी की सज़ा भी सुनाई जाती है, लेकिन फिर वो बहुत अलग मैटर्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट, ठीक है। मैम आपने समझा दिया कोर्ट क्या होते हैं, जुडिशरी क्या होती है, भारत में किस किस लेवल पे कोर्ट बने हुए हैं, कौन सी कोर्ट किस तरीके से काम करती है, क्या क्या सज़ाएं सुनाई जाती हैं, कौन से कोर्ट जो है वो कौन से तरीके के लॉ से डील करते हैं, क्राइम से कौन डील करता है, सिविल से कौन डील करता है, ठीक है, कैसे अपील की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है, क्या हर किसी के लिए कोर्ट एक्सेसिबल है, हर कोई कोर्ट जा सकता है, तो क्या है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कोई दो राय ही नहीं है कि भैया सबको अलाउ है कि आपको कोई परेशानी है तो आप कोर्ट जाओ। लेकिन एक अलग तरीके से देखा जाए तो, किस तरीके से देखा जाए तो, क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है कोर्ट जाना, ठीक है। क्या, जैसे कि अगर डेली वेज वर्कर की बात करो कि अगर उनके साथ में कोई परेशानी हुई है, ठीक है, कि डेली वेज वर्कर क्या, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, ठीक है, उनकी कोई एक पर्टिकुलर जॉब नहीं होती, ठीक है। तो उनकी यदि हम बात करें तो अगर उनको कोई परेशानी होती है जीवन में तो वो क्या दौड़ दौड़ कर कोर्ट के पास में जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ठीक है। कोर्ट में आप जानते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है, एडवोकेट हायर करना पड़ता है, फिर फाइल्स होती हैं, फिर जो है जजेस जो हैं, मतलब जो भी सारी प्रोसीडिंग्स होती है, फिर आने जाने का खर्चा अलग, ठीक है। तो बेचारा वो डेली पे कमाएगा कि कोर्ट में जाके ये सारे लफड़े करेगा। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान अन्याय जो है वो सहता जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अरे यार कैसे, चाहूँगा भी तो कैसे कर सकता हूँ, मैं तो है ही नहीं मेरे पास इतने पैसे, ठीक है, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ, या मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं है कि मैं वहाँ तक जा सकूँ। पहली बात, मैं गरीब आदमी, तो कौन मेरी सुनेगा, ऐसी बातें भी जो है वो लोगों के दिमाग में आती है और फिर अन्याय जो है वो घोर होते जाता है, बढ़ते जाता है, परेशानियाँ बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी जो है हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे लगते हैं, पेपर वर्क लगता है, एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप गए और बोला कि मुझे परेशानी है, सामने वाले बच्चे को बुला लिया, सामने वाले बंदे को बुला लिया और सब निपटा लिया और छुट्टी, चलो आप जीत गए, आप हार गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या करते हैं, डेली जाना पड़ता है, हियरिंग्स होती हैं कि चलो आज नहीं, अब अगली तारीख आएगी फिर जाएंगे, तो पेपर वर्क भी बहुत लगता है,
पैसा भी बहुत लगता है और समय भी बहुत ज़्यादा है। फिर क्या होता है, मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स अनरियल, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है अरे यार पहली बात तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक है, और फिर जाएंगे तो कैसे करेंगे, हमको तो वहाँ समझ ही नहीं आता। एक कुर्सी पे जाते तो कहता है नहीं दूसरी कुर्सी पे जाओ, वो कहता है कि नहीं तीसरी कुर्सी पे जाओ, नहीं यहाँ नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। तो जब पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम होता है तो वहाँ जाकर करेंगे क्या। फिर क्या होता है, वो सहते रहते हैं सहते रहते हैं और सहते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को लेकर सॉल्यूशन है। तो क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL, ठीक है। ये क्या होती है, पब्लिक मतलब जनता, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब उनके इंटरेस्ट में, ठीक है। लिटिगेशन को बोला जाए तो अर्जी लगाना, ठीक है, एक अर्जी लगाना। तो ये एक क्या हुआ है कि भाई 1980s में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये इसीलिए किया गया था टू मेक कोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर पुअर अनएजुकेटेड एंड इंश्योर जस्टिस टू ऑल, ठीक है। तो किस तरीके से काम करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। PIL क्या होता है कि मान लो कि कोई डेली वेज वर्कर है, जैसे कि मैं अभी तक आपको कहानी सुना रही थी, ठीक है। तो वो डेली वेज वर्कर तो नहीं जा सकता है ना, उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर पाए, ठीक है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति है या आपके जैसा व्यक्ति है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत मतलब हम लोग चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, हम एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम देख रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर जो है इनजस्टिस हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जा सकता कोर्ट, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ ना, मैं उनके बिहाफ पे तो केस कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो अब आप सोचोगे मैम आप क्यों करोगे, या हम काहे के लिए किसी के लिए लड़े, है ना, हमको क्या ऐसा सोचने में आता है। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी आपको देना लेना उसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मौलिकता की बात है, ठीक है। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आप जो है हम जो है अभी छोटे हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन कई बार जब हम दूसरों का दर्द देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार काश हम इनके लिए भी कुछ कर पाते, काश हम इनकी मदद कर पाते। तो ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है हमारे यहाँ पर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सी PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे दायर कर सकते हैं कि या तो टेलीग्राफ, एक सिंपल सा टेलीग्राफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नाम पर भी अगर पहुँचाया गया है तो वो भी PIL के अंडर आता है, ठीक है। हमको जो है वो पूरी डिटेल्स लिख देनी है उसके अंदर कि ऐसा ऐसा इस व्यक्ति के साथ में हो रहा है। तो फिर क्या होता है, वो कोर्ट उस केस को संभाल लेता है, ठीक है। तो फिर वो लार्जर पॉपुलेशन के टर्म्स में क्या होती है, उस चीज़ के ऊपर फिर कई बार ऐसा होता है कि लॉज भी बनाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे आगे PIL के कई सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु हैव राइट्स हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, ठीक है। कि अगर किसी की राइट वायलेट हो रही है तो उनके बिहाफ पे, ठीक है, उनकी जगह पर हम उनके लिए केस लड़ सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से होता है और क्या क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। अ लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, इसके थ्रू क्या हुआ, लीगल प्रोसेस बहुत ज़्यादा हद तक क्या हो गई, सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। इवन अ लेटर और अ टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ PIL, ठीक है। एक नॉर्मल सा लेटर या नॉर्मल सा टेलीग्राम भी अगर हम पहुँचा देते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो उसको भी PIL की तरह पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इन अर्ली ईयर्स PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज, ठीक है। जैसे कि क्या, रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूर को बचाने में भी PIL ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। बॉन्डेड लेबर्स क्या होते हैं कि भैया जो अगर मान लो गांव से आए हैं, ठीक है, सिटी में काम करने के लिए आए हैं। अब जब वो सिटी में काम करने के लिए आए हैं तो सिटी वाले क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये तो कमज़ोर व्यक्ति है, इसको खाने की ज़रूरत है, इसको पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो क्या करते हैं, बॉन्ड पे उनको रख लेते हैं, ठीक है, कि भैया अब आपसे अब हमारे यहाँ पे काम करोगे। अब जो बेचारा सा व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि हाँ यार हमने तो इनके पैसे ले लिए, इन्होंने तो हमको हायर कर लिया था, तो अब तो हमको ज़िंदगी भर इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, ज़िंदगी भर घिसते जाते हैं। अब वो बंधुआ मजदूर बेचारे, उन्हें क्या पता, वो क्या किसी बारे में जानते हैं, वो तो यहाँ पर काम करने आए थे, ठीक है। उनकी तो ना कोई एजुकेशन ना कुछ, अगर एजुकेटेड होते तो वो ये काम थोड़े ना करते, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है PIL दाहिर की गई थी, किसी व्यक्ति ने दाहिर की गई थी। तो फिर वो बॉन्डेड लेबर के ऊपर भी क्या बनाया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया था कि भैया यदि कोई व्यक्ति
काम करने आया है तो आप उसको बॉन्ड पे नहीं रख सकते। यदि इवन आपने शुरुआत में बॉन्ड भी किया है और उस व्यक्ति को काम करने के बाद में इन्वायरमेंट नहीं समझ आ रहा कि नहीं मुझे इस जगह पे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं पसंद कर आ रहा, तो ये उसका अधिकार है कि वो उस काम को छोड़कर जा सकता है। आप उसको नहीं फोर्स कर सकते किसी भी बॉन्ड के तहत कि नहीं तूने इस बॉन्ड पे साइन करा था तो अब तेरे को करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उस इंसान को लग सकता है कि काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काम करते करते उसको आपकी असलियत पता चल गई तो फिर वो तो छोड़ के जाएगा ना। तो ये उसका अधिकार है कि वो छोड़कर जा सकता है, ठीक है। और किस चीज़ों पे नहीं हुआ था, ठीक है। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर द पनिशमेंट वॉज कम्प्लीट, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि जो बिहार वाली जो जेल थी उसमें पनिशमेंट पे जो लोग जेल में थे, ठीक है, तो उनकी टर्म ख़त्म हो गई। मतलब जैसे उनको 6 साल 7 साल 8 साल या इम्प्रिजनमेंट ऐसे कुछ दिया था कि नहीं आपको इतने दिन तक यहाँ पर जेल में रहना पड़ेगा, वो टर्म ख़त्म हो गई, उसके बाद में भी उनको जेल में बैठाए रखा था, ठीक है। तो उनमें से कोई परिजन होंगे उनके जिन्होंने PIL दाखिल की थी, तो फिर उन लोगों को भी क्या किया था, जेल से बरी कर दिया गया था। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर जो है वो PIL दाखिल होती थी और फिर उन पर क्या होता था, काम होता था। ऐसा ही एक बहुत अच्छा किस्सा है PIL का, क्या, मिड डे मील के बारे में आपने सुना है। यूजुअली बच्चों को या सरकारी स्कूलों में या फिर बहुत सारी जगह पर शुरू कर दिया गया था मिड डे मील, के दिन का खाना जो है स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो फिर वहाँ का खाना कौन जो है वो स्कूल वाले खिलाएंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी और PUCL ने फाइल की थी, क्या, PIL सुप्रीम कोर्ट में। क्यों की थी, ऐसा अचानक क्या हो गया कि खाने के लिए बोलना पड़ा कि नहीं स्कूल वाले देंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि भैया ड्रॉट आया था, ठीक है, सूखा पड़ा था उस स्टेट में। तो जब सूखा पड़ा तो क्या हुआ कि ऐसा बोला गया कि नहीं हमारे स्टेट में तो अनाज ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पाया गया कि जो गोडाउन्स थे उस स्टेट के, वहाँ पर क्या है, अनाप शनाप अन्न भरा हुआ है, अनाप शनाप ग्रेन जो है वो स्टोर कर रखे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को पता चली, तो फिर इन्होंने क्या किया कि भैया ये तो मतलब अगर आर्टिकल 21 के अनुसार हमें ये कहा गया है कि आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो ज़िंदगी जीना ऐसा थोड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आशीर्वाद दे दिया, ऐसी किरणें निकल के आपके ऊपर आई कि जा बस जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसे थोड़े ना होगा हर समय पे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा, जीने के लिए तो कमाना भी ज़रूरी है और जीने के लिए रहने की जगह भी ज़रूरी है, जीने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, खाना भी ज़रूरी है। तो ये सब क्या आ जाता है, राइट टू लिव में आ जाता है, राइट टू लाइफ में आ जाता है। तो खाना अब सूखा पड़ गया तो स्टेट तो कहने लगा कि हमारे पास में नहीं है खाना, नहीं है खाना। तो फिर जब PIL दायर हुई तो फिर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि नहीं ये तो गलत चीज़ है, और कोर्ट ने ऐसा बोला कि नहीं ये तो गलत चीज़ है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी कंडीशन में अपने प्रदेश के लोगों को क्या करे, खाना प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये जो इतना सारा अनाज जो भरा हुआ है स्टोरेजेस में, तो उनको क्या करो, राशन शॉप्स के थ्रू क्या करो, लोगों को देना शुरू करो। और बच्चों को स्पेशली जो है वो स्कूल अगर जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या हो, दिन का खाना उनको उपलब्ध कराया जाए, उस चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो फिर मिड डे मील की स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। आया समझ, अच्छा है ना। तो ये PIL के थ्रू शुरू हुआ था, ठीक है। एक PIL का बहुत और अच्छा केस है, क्या, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या हुआ था कि म्युनिसिपल बॉम्बे का जो म्यूनिसिपैलिटी थी, उन्होंने ऐसा देखा कि नॉर्मली जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करते हैं, सड़कों के आसपास अपना डेरा जमाए हुए होते हैं, थोड़ा सा शेल्टर लगा लिया, ऐसी झोपड़ी बना ली, उसमें अपने बच्चों को सुला रहे हैं, या खाने के लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा गैस स्टोव लगा लिया, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा कहना था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। क्यों, क्योंकि बड़ा जो है हमारा शहर है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है ना। और फिर क्या होता है कि ये तो जो है वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सरकार की प्रॉपर्टी है, तो इस पर ये शेल्टर नहीं बना सकते, ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना था। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना था कि इनको हटाओ यहाँ से, मतलब ये नहीं रह सकते, इनको हटाओ और ये जो है अपनी अलग जगह ढूंढे। लेकिन ओल्गा टेलिस जो थी, ये जो आपको लेडी, माननीय सम्माननीय लेडी जो है आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन्होंने क्या की, PIL दर्ज की इस चीज़ को लेकर। इन्होंने बोला कि भैया
21 आर्टिकल 21 के अनुसार आपने कह रखा है कि जीने का अधिकार है, तो जीने के अधिकार के साथ साथ में क्या आता है, रहने की जगह मिलेगी तभी तो इंसान जी पाएगा। अगर रहने की जगह नहीं है तो जिएगा कैसे? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इनके पास में शेल्टर नहीं है, लेकिन ये है कि भैया ये कमाएंगे नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे तो कमा नहीं पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, फिर ये भीख मांगेंगे। ठीक है, तो फिर वो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो कि इनको जो है इस चीज़ में ऐसा नहीं किया जाएगी, आप बोलो कि उठा उठा के बिठा के बुला रहे हो कि नहीं नहीं आप पेमेंट पे रहो, लेकिन अगर कोई रह रहा है तो उसको उसकी मजबूरी समझकर हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, कि नहीं आप इसको हटा ही दिया आपने और कह रहे हो कि नहीं नहीं आप पेमेंट पे नहीं रह सकते, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा जो है ये केस उठाया था ओल्गा तेलिस जी ने। द जजमेंट एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लिव। ठीक है, और स्लम एरियाज़ को भी खाली करने की बात होती है। यूजुअली बॉम्बे में क्या है, बहुत सारे स्लम एरियाज़ है। ठीक है, तो उनको भी खाली करने की बातचीत होती है कि नहीं यार इनको जो है वो खाली करवा दिया जाए। तो खाली करवा देंगे तो वो कहाँ रहेंगे? उनके पास में अगर जगह होती तो वो थोड़े ना पेमेंट पे रहते, बेवकूफ़ थोड़े। अब हर कोई क्या कर सकता है, बंगला या घर नहीं बना सकता ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बचाएगा, थोड़ा थोड़ा काम करेगा, थोड़ा थोड़ा सीखेगा, उसके बाद ही तो घर बना पाएगा। ठीक है, तो ऐसा इनका कहना था। और फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को सुना और समझा। ठीक है, द स्वीप ऑफ राइट टू लाइफ कन्फर्ड बाय आर्टिकल 21 इज वाइड एंड फार रीचिंग। मतलब आर्टिकल 21 जो मैं इतनी देर से आपको हर केस में बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ ही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाने पीने से लेकर रहने सहने से लेकर जॉब तक, एम्प्लॉयमेंट तक, सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये राइट टू लाइफ में आती है। मतलब ऐसा कि अगर खिचड़ी बनानी है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चावल की ज़रूरत हो, उसके अंदर तेल भी लगेगा, हरी मिर्च भी लगेगी, लाल मिर्च भी लगेगी, मसाला भी लगेगा, नमक भी लगेगा, सारी चीज़ें लगेगी, कुकर भी चाहिए होगा, गैस भी चाहिए होगा। मतलब सब इकट्ठा कर लिया और गैस ही नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए सारी जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो चाहिए। अब हम भले खिचड़ी नॉर्मल खिचड़ी ही बनाएं तो बेसिक चीज़ें चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको बहुत सजा धजा के धनिया वनिया से कवर करके अच्छी बढ़िया खिचड़ी बना के दो। ठीक है, नॉर्मल भी अगर चावल की खिचड़ी बनानी है तो मसाला, चावल, पानी और गैस तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो इतना तो लोगों को प्रोवाइड करो। और अगर वो आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, उनको अगर लग रहा है कि चलो थोड़ा बहुत हम जो है वो जगह मिल रही है वहाँ पर रह ले, तो फिर उस चीज़ को छीनना क्यों? ठीक है, तो फिर ये वाइड रीचिंग है। लाइफ का मतलब समथिंग मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब कि खाना पीना तो ये तो जानवर भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान की राइट टू लाइफ जो है वो जानवरों की राइट टू लाइफ से बहुत अलग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पीने के लिए काम करते हैं या खाया पिया और बस कैसे भी करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लिया और चले गए। ठीक है, एक प्रॉपर थोड़ा सा सिस्टम तो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, दैट द एविक्शन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ पेवमेंट और स्लम विल इनएविटेबली लीड टू द डिप्रिवेशन ऑफ हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, उनकी लाइवलीहुड जो है वो छीन जाएगी अगर उनको स्लम से या फिर पेवमेंट से हटा दिया जाए तो। ठीक है, तो ये जो है ये उनके क्या आए थे, वर्डिक्ट्स आए थे और अच्छे से जो है वो केस को समझा गया और क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से निकाली गई। ठीक है, और मतलब ऐसा एक केस से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और यूजुअली पीआईएल से तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो किसी के बिहाफ पे किया जाता है। जैसे मैंने देख लिया कि नहीं यार ये चीज़ गलत हो रही है तो मैंने पीआईएल दायर की, तो वो यूजुअली कैसी चीज़ें होंगी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फेस कर रही होंगी। ठीक है, तो उस पर जो वर्डिक्ट आता है ना वो बहुत सारे लोगों को, मतलब मैंने तो मान लो 2-1 लोगों को ही देख के, ओल्गा तेलिस जी ने तो कुछ लोगों को देख के ही स्लम वाली बात की होगी और पीआईएल दायर की होगी, लेकिन वो कितनी फेमस हो गई, कितना मतलब उसका पार्ट बना और फिर हर जगह पर वो सारी चीज़ें फैली। ठीक है, तो एक के लिए तो करते हैं, लेकिन अगर उसी तरीके की सिचुएशन बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते तो फिर उनकी भी उस चीज़ को लेकर क्या हो जाती है, मदद हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हैं, फिर नॉर्मल लेवल पे भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं, लेकिन जितने कोर्ट्स हैं इतने केसेस भी उससे ज़्यादा हैं। जनता कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, लोगों को परेशानियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि जब बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो फिर उन केसेस को सॉल्व करने में भी समय लगता है। लेकिन यदि अत्यधिक समय लगा जाए तो इसका मतलब ये है कि न्याय नहीं मिला। अब मुझे आज कोई परेशानी है और उसका मुझे हल 3 साल बाद मिल रहा है, 4 साल 5 साल बाद मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे जिस समय पे उसको हल करने की ज़रूरत थी तब तो मुझे मदद नहीं मिली ना।
आ रही है कि नहीं बात समझ में, ठीक है, कि अगर आपका शॉर्पनर अभी घूम गया है, ठीक है, तो अब मैं आपको 3-4 साल बाद शॉर्पनर ला के दूँ कि लो तेरा पेंसिल शार्प कर लेना, तो उस चीज़ से कोई मतलब है क्या? मतलब शॉर्पनर उस समय पे नहीं मिला तो नहीं मिला। आ रही है कि नहीं बात समझ? तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब यदि न्याय को डिले कर दिया गया, धीमा कर दिया गया, इसका मतलब यही है कि न्याय नहीं मिला। जैसे कि इस केस में हम यदि बात करें तो common person, another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that court take to hear a case, ठीक है, बहुत समय लग जाता है हियरिंग में और बहुत समय लग जाता है सॉल्यूशन लाने में। फोटो शोज द फैमिली मेंबर्स ऑफ सम ऑफ 43 मुस्लिम्स ऑफ हशीमपुरा मीरठ किल्ड ऑन 22 मई 1987 को जो है इनको मतलब मार दिया गया था। कितने? 43 मुस्लिम से, मतलब मैसेकेयर हुआ था, बहुत मास रूप से जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ पे जो है उनके परिवार वालों बहुत समय तक जो है वो केस के लिए लड़ते रहे कि यार मतलब जो है इनको जस्टिस मिले, कैसे तो भी करके जो है हम इनको न्याय दिलवाएं, लेकिन बहुत समय तक खींच दिया गया उस चीज़ को और जो है उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था। फिर क्या हुआ, जब उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था तो फिर सितंबर 2002 में, मतलब करीब उन्होंने 20 साल तक इंतजार, मतलब 4-5 साल की बात की, उन्होंने 20 साल तक इंतजार किया, वो भी ऐसे केस में जहाँ पर उनके लोगों का मर्डर ही हो गया, वो मतलब चले गए, वो दिखते ही नहीं है, ठीक है। तो वो 20 साल तक उन्होंने क्या किया, न्याय का इंतजार किया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में केस जो है वो उत्तर प्रदेश के स्टेट से लेकर कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, दिल्ली में ट्रांसफ़र किया कि भैया अब इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा और दिल्ली में जो है इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 19 प्रोविंशियल आर्म्ड constabulary men are facing criminal prosecution for alleged murder and other offenses, ठीक है। ये इतने प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबिलिटी मैन जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो फेस करते हैं फॉर alleged murder and other offenses के लिए, ठीक है। बाय 2007 only 3 prosecution witness have been examined, सिर्फ 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस को ही एग्जामिन किया गया। तो इस तरीके से जो है वो केस जो है वो डिले होते रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से बहुत परेशानियां देखने को मिलती, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी, क्या ये समझ में आ गया अच्छे से, काफ़ी अच्छे से मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ हुई थी कि अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि भैया इतने सारे कोर्ट्स हैं तो कैसे, कितने जजेस होते होंगे, इतने कोर्ट्स भैया, इतने सारे स्टेट्स, फिर उसमें हाई कोर्ट्स, फिर कितने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो इसकी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। 26 नवंबर 2014 को क्या हुआ था, हमारे जो चीफ जस्टिस है, उस समय के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि भाई आप तो मैम गलत बता रहे हो, 2014 की बात कर रहे हैं ना, तो 2014 में जो चीफ जस्टिस थे उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो 2014 में जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने 26 नवंबर को क्या किया, उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया, इनका नाम था, नाम भी आप देख लीजिएगा, के.जी. बालाकृष्णन, ठीक है। तो के.जी. बालाकृष्णन जी ने बताया कि भाई इंडियन जुडिशरी जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मतलब एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। और उसमें जजेस कितने हैं, उसमें जजेस हैं हमारे कितने, 26, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस 26, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आते हैं, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कितने हैं, 21 हाई कोर्ट, ठीक है। और स्ट्रेंथ कितनी है उनकी, सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 725 जजेस की, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, 597 एज ऑन नवंबर 2000, मतलब एज ऑन 1 मार्च 2007, 1 मार्च 2007 में देखी जाए तो इतनी स्ट्रेंथ जो है वो बता रही थी। 2014 में उन्होंने बताया कि 725 जजेस जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो सैंक्शन की हुई है कि भैया हाँ इतने जजेस जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में टोटल गिनती मिला के, अब आप कह सकते हो कि मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि 24 कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, तो अब 21 हाई कोर्ट कैसे हो गए। तो उस मतलब वो जब एनसीईआरटी बनी थी, या फिर हो सकता है कि मतलब उस समय पे जो है वो 24 हाई कोर्ट्स हो, उसके बाद में क्या हुआ, स्टेट्स भी डिवाइड हो, जैसे तेलंगाना का स्टेट डिवाइड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद में हाई कोर्ट जो है वो मतलब 2014 के हिसाब से कुल मिला के अगर आप देखो तो कितने हाई कोर्ट से 21 हाई कोर्ट जो है वो आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। क्यों, कारण क्या है कम नंबर ऑफ हाई कोर्ट का, ये मुझे कमेंट्स में जरूर जाकर बताना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। अब ये हाई कोर्ट वाली बात होगी। हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ है, 14,477 की, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेंथ जो है ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और वर्किंग स्ट्रेंथ मतलब 2006 के हिसाब से अगर आप देखो तो इतनी स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ पर देखी गई थी। 2014 में उन्होंने बताया कि इतनी स्ट्रेंथ जो है वो है। आगे बात समझ में, अब तो इसको लेके कोई डाउट अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो नहीं रहेगा ना,
है ना। अब हम आ जाते हैं आगे और बात करते हैं वर्किंग इंस्टीट्यूशंस वाले जुडिशरी की, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यूजुअली क्या होता है, एनटीएससी में यूजुअली क्या होता है कि 8th 9th 10th का सिलेबस जो है वो कवर होता है, ठीक है। अब उसमें टॉपिक दिया हुआ है हमको तो सिलेबस में सिर्फ द जुडिशरी, तो द जुडिशरी जो है वो बहुत सारी क्लासेस में है, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस में है तो हमको जो एटलीस्ट जो बेसिक पार्ट है जुडिशरी का वो तो कवर करना पड़ेगा ना। तो अभी तक जो मैंने आपको शुरुआत से यहाँ तक का जो पढ़ाया था ना, वो 8th में से हमने जो पूरा जुडिशरी वाला चैप्टर था उसमें से हमने समझा था, ठीक है। अब यहाँ से हम जो समझ रहे हैं ना, ये 9th क्लास में वर्किंग इंस्टीट्यूशन एक चैप्टर है, सॉरी उसका आखिरी वाला पार्ट है जो 2 पेजेस का पार्ट है, उसमें द जुडिशरी के बारे में हमें बताया हुआ है। तो हमने थोड़ा सा पार्ट वहाँ से भी लिया है ताकि ओवरऑल जो है वो आपका अच्छे से सारा कुछ कवर हो जाए और आपको ये ना लगे कि अरे मैम ने ये वाली चीज़ तो स्किप कर दी, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसमें शुरुआत में ही जुडिशरी की डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि मतलब शुरुआत से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लो कि सारे ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सबको मिला के अगर बिठा दें या फिर कलेक्टिवाइज करके हम अगर बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं, हमारी न्यायपालिका, जहाँ से हमें क्या मिलता है, न्याय। इंग्लिश में बोले तो जुडिशरी। तो इफ़ एनीवन आस्क यू द डेफिनेशन, ठीक है, तो वो क्या होगी जुडिशरी की, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड एज जुडिशरी, ठीक है। जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे, हाई कोर्ट मतलब सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो वो सारा कलेक्टिवाइज करके अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारी न्यायपालिका या फिर जुडिशरी, ठीक है। आगे बढ़ें और समझते हैं कि इस चैप्टर में और हमारे लिए क्या क्या है, ठीक है। अब एक नॉर्मल सा मतलब जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरुआत में हमको एक कहानी दी गई है। कहानी कैसी दी गई है उसको समझ लो, ठीक है। तो ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसको कहा जाता है। अब क्या होता है ना कि हमारे देश में रोज़ डेली कुछ ना कुछ नोटिस निकलते हैं, तो डेली बेसिस पे, और बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे नोटिस निकलते हैं, बहुत सारे पिटिशन साइन होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ कि नॉर्मल जैसे पिटिशन निकलते हैं, नोटिस निकलते हैं, जैसे आपके नॉर्मल स्कूल जैसा ही नोटिस, इस तरीके का नोटिस निकला। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, उसका इमेज भी है पूरा, ठीक है। तो उसमें वो निकला। अब लोगों मतलब ऐसे नॉर्मल जैसा नोटिस था, शुरुआत में पता नहीं चला, लेकिन वो जो है उस नोटिस ने क्या की भैया, बहुत अफरा तफरी मचा दी। कैसे अफरा तफरी मचा दी मैम, ऐसा क्या था उस नोटिस में? उस नोटिस में लिखा था कि 27% जो है वो रिजर्वेशन रहेगा, किसके लिए, SCBC के लिए। किसके लिए रहेगा, SCBC। SCBC क्या, BC है ये, ठीक है, ई मत समझना, SCBC। SCBC क्या होता है, SCBC इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो जो क्लासेस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको कितना जॉब्स में क्या रहेगा, 27% जो है वो रिजर्वेशन रहेगा। तो भैया ये तो निकल गया, ठीक है, नोटिस तो आ गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि कुछ कम्युनिटी तो एग्री कर गई कि हाँ चलो बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कम्युनिटी जो थी हमारे देश की, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गलत है, ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन किया हुआ है और अब कह रहे हैं कि फिर से 27% और रहेगा। तो हम जो मतलब जो बाकी क्लासेस की जो टैलेंटेड, मतलब बाकी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोगों को जॉब्स दो, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं तो फिर वो तो छूट जाएंगे ना, क्योंकि अधिकतर जॉब्स तो है वो तो रिजर्वेशन में ही कवर हो जाएगी, क्योंकि ये जॉब्स किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। अब इसमें जो नॉर्मल बंदा है वो थोड़ा ना कम्पीट कर सकता, इसके अंदर तो उन लोगों की वैकेंसी जो है वो फिल करनी पड़ेगी। तो ऐसी बातें हुई, सबने अलग अलग बातें की, रूमर्स भी फैले, किसी ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दिया, ठीक है, लड़ाइयाँ भी हुई कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा वैसा सारी कुछ जो है वो बातें हुई। अब देखो, अब ऐसे केसेस क्या होते हैं, आए दिन आते हैं, ये कोई पहला केस नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक कम्युनिटी जो है वो खुश रहती है, दूसरी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें तो मेरी जो है वो हनन हो रहा है मेरे राइट्स का और मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, तो क्या करें, आपस में लड़े मरे, है ना। तो ये यही चीज़ होगी फिर। तो इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, हमारी जुडिशरी होती है, और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो ज़रा आप, अगर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, चलो सुप्रीम कोर्ट एक बार मान लेते हैं कि हो भी, लेकिन उनके जजेस को हम पावर्स ही ना देते, चलो मान लिया जजेस को पावर भी दे दी, लेकिन उन जजेस के ऊपर कोई बिलीव ही नहीं करता, कोई ये सोचता, उनको ट्रस्ट ही नहीं आता कि नहीं वहाँ से तो हमको कुछ नहीं होना जाना कोर्ट वोट से, ठीक है। ऐसी भावना अगर लोगों के मन में रहती, या फिर अगर कुछ ऐसा अच्छा कर भी जाते तो भी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ऑर्डर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो क्या होता, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो फिर वो बहुत
भयानक स्थिति हो जाती, क्योंकि जो सही गलत तो है वो हर समय चलता रहता है। सही गलत का क्या है, हर समय चलता रहता है, हर घर में चलता है, हर देश में चलता है, हर राज्य में चलता है, लेकिन उस चीज़ को समझ के डील करना भी तो आना चाहिए। तो वो चीज़ जो है हमारा जुडिशरी काम करता है, ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूशन पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और भगवान की दया से भारत का जो जुडिशरी है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, वो वर्ल्ड्स बेस्ट जुडिशल सिस्टम है, ठीक है। क्यों वर्ल्ड्स बेस्ट जुडिशल सिस्टम है, इसके बारे में मैं आशा करती हूँ कि आपने पूरा चैप्टर अभी तक पढ़ ही लिया, तो आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, उसको भी हम और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज, ठीक है। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एंटायर नेशन, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोकल कोर्ट्स एट द लोकल लेवल, ठीक है। ये भी हम बहुत अच्छे से अभी समझ चुके हैं। इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो है वो जुडिशियल वाले पूरे सिस्टम में वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बोला वैसे सारे जो है वो कोर्ट जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर कोई केस लेकर गया है कि हमको नहीं, नीचे वाले केसेस नहीं समझ आ रहे, हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अच्छा जो है वो रिव्यू नहीं मिला, हमको जो है हाई कोर्ट से अच्छा समझ नहीं आया, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास में आ रहे हैं। हर समय ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से भी केसेस ले सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कोई सा केस ऐसा है जो बहुत भयंकर है और हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट इसको नहीं संभाल पाएंगे, तो वो अपने अंडर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट का कोई बहुत समय से खींचा चला आ रहा है कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, तो फिर वो किसके पास में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट किस किस तरीके के कोर्ट्स डिस्प्यूट्स ले सकती है अपने अंडर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की लड़ाई होगी या कुछ बड़ा ही मैटर होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगा। दो लोगों के बीच में भी अगर ऐसी कोई लड़ाई है जो कि काफ़ी मतलब ध्यान देने वाली है या ऐसे मैटर यूजुअली लोग फेस करते हैं, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर जा सकता है। या फिर तो नॉर्मली लेके जाते ही हैं लोग, लेकिन अगर कुछ ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मान लो कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई सा ऐसा लॉ बना दिया जो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस लगा सकते हो कि नहीं भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट इससे हो रही हैं। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में भी अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है कि नहीं इसने इसके बारे में ऐसा कर दिया, इसका जो है वो कुछ गड़बड़ कर दिया, तो फिर वो स्टेट्स के भी डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना वो कौन हैंडल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकता है, ठीक है। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। मान लो सेंटर गवर्नमेंट पे, मतलब जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर जा सकता है। आई बात समझ में, कौन कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट जुडिशरी, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट किस तरीके से बनाई गई है, ऐसा क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें कि वो इंडिपेंडेंट बनी रही है, मतलब अभी तक भी, मतलब शुरुआत में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी तक क्यों जुडिशरी इंडिपेंडेंट, किन कारणों से चलती आ रही है, इंडिपेंडेंट बनी हुई है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जुडिशरी मतलब क्या, न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब क्या, कोर्ट्स, जजेस, ठीक है। तो ये जो जजेस अपॉइंट होते हैं ना, इनका तरीका ही ऐसा होता है कि ना चाहकर भी कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, या ये किसी के चाहकर भी कोई ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते और कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। कैसे होते हैं जजेस अपॉइंट, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किन किन से एडवाइस लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से, और जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन दोनों के कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, किसको, जजेस को, ठीक है। तो जब इसके अंदर नेता लोगों का कोई लेना देना है ही नहीं, तो किसी के एहसान पे जज बना ही नहीं है,
तो अब वो जज किसी के जब एहसान पे नहीं बने हैं तो फिर वो तो बिल्कुल अपनी मस्ती में काम करेंगे ना, क्योंकि उनको तो ये है कि भैया मैं सही जो भी है मैं सही दूंगा न्याय, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर जैसे किसी नेता ने अपॉइंट करवाया है या किसी और ने कुछ सहारा दिया है, तो फिर वो रहता है कि यार इनकी मदद से हम बने हैं, जज बनकर आए हैं यहाँ तक, तो फिर भाई ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें होती है कि ये हमारा कुछ करवा देंगे या हमको गिरा देंगे या फिर हम जज नहीं रहेंगे, ऐसे सारे डर जब मन में बैठ जाते हैं तो फिर जो है वो सही गलत सारा कुछ जो है वो मिक्सचर हो जाता है। जब किसी के बेसिस पे बने ही नहीं है, अपने खुद के दम पे बने, अपनी खुद की मेहनत पे बने हैं, तो फिर क्या सही और गलत यही चीज़ उनको करनी है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे हायर होते हैं, मतलब कैसे अपॉइंट होते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। वो जो सीनियर जजेस होते हैं वो नए जजेस को क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जजेस को सीनियर जजेस और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट कुछ इस तरीके से होता है। अब रिमूवल कैसे होता है इनका, कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव करना इतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है, जितना डिफ़िकल्ट प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है। नहीं आप रिमूव कर सकते, एक बार जज बन गए तो फिर इम्पीचमेंट की ही प्रोसेस होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर आपको हटाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब क्या कि एक प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि हमको प्रेसिडेंट नहीं पसंद आ रहे हैं या हमको नहीं जजेस पसंद आ रहे हैं, तो फिर क्या होते हैं सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं उसमें वोट देते हैं कि हाँ हाँ हमको भी नहीं पसंद आ रहे, कोई कहता है नहीं हमको तो चल रहा है पसंद आ रहे हैं, ऐसा फिर वो वोटिंग के बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको इम्पीच किया जाता है, ठीक है। तो जजेस जो है वो आसानी से नहीं निकल सकते, यही कारण है ऐसा रखा गया है कि जजेस को आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या होगा कि भैया अगर कोई नेता फंस गया केस में और फिर जज ने उसको गलत साबित कर दिया तो वो तो ठान लेगा कि मैं तो भैया इसको हटवाऊंगा, लेकिन हटवा ही नहीं सकता वो, तो फिर जज भी फ्री रहता है कि नहीं मैं तो बढ़िया से अच्छे से दूंगा, मेरे को तो सही और गलत से मतलब, तुम नेता होंगे अपने घर में, ठीक है। तो अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी जो है वो वोटिंग पे होनी चाहिए, ठीक है। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आज तक ऐसा नहीं हुआ है हमारी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में, ठीक है, कि किसी जज को रिमूव किया गया हो या इम्पीचमेंट मोशन लगाया गया हो, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं पावर्स क्या क्या होती हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, कितने सालों पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, समय भी तो चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, ज़रूरतें बदली, लोगों की नीड्स बदली, लोगों की सोच बदली, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं अगर, तो हम हमारे जो आदरणीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो तो उन सबका तो देहांत हो गया, ठीक है। तो हम उनको तो थोड़े ना लेके आ सकते हैं कि आप ही चेंज करो इसमें, तो उसकी भी तो कुछ प्रोसेस होनी चाहिए, तो उसकी ये हमारे यहाँ प्रोसेस है। पार्लियामेंट में या कोई भी नेता वेता कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो भी समझ कर, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होकर समझ में आता है कि भैया क्या इसमें चेंजेस करने हैं, फिर वो अमेंडमेंट्स होते हैं और फिर उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, उसको पास किया जाता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा दिया गया है, बोला गया है दैट the core or basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament। पार्लियामेंट बिल्कुल भी जो core और basic principles है वो कोई भी नहीं चेंज कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। आई बात समझ में। एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी जो है वो या जजेस जो हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट के माता पिता की तरह समझ लो, क्योंकि दी तो गई हैं हमें लेकिन बचाता कौन है, अगर हमारा हनन होता है उन राइट्स का तो हम दौड़ के किसके पास में जाते हैं, न्यायपालिका के पास में जाते हैं। फिर न्यायपालिका ही क्या करती है, हमें हमारी उस चीज़ से रक्षा करती है कि हमारे राइट्स जो है वो वायलेट ना हो, ठीक है। तो क्या करती है, इट एक्ट्स एज अ
गार्डियन, ठीक है, एक एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के हनन से हमें बचाती है, ठीक है। देयर इज नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी परेशानियां हैं, कई सारे केसेस भी पेंडिंग हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी हमारे देश की ख़राब है। ये तो जाहिर सी बात है कि जनता ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो डिस्प्यूट भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जुडिशरी ने अच्छा काम नहीं किया है। हमारी जुडिशरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जुडिशरी है और हर दिन, हर सेकंड और हर मतलब पूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल लगे होते हैं कि लोगों को न्याय मिले, सही लॉज बने, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंश्योर की जाती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एज वेल एज टू प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है। ये एक चेक की तरह भी काम करती है, लेजिस्लेचर का भी ध्यान रखती है, एग्जीक्यूटिव का भी ध्यान रखती है कि इनमें से कोई अपनी पावर मिसयूज़ न कर रहा हो और किसी भी इंसान का, भारत देश में रहने वाले इंसान के फंडामेंटल राइट्स जो है उनका हनन न हो रहा हो। तो जुडिशरी इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे आकर हमारा क्या होता है, जुडिशरी वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। डीपीक्यूज़ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हम पहले कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सारे चैप्टर्स को कवर कर ले, सारे टॉपिक्स को कवर कर ले, आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ जाए, उसके बाद में हम एमसीक्यूज़ और डीपीक्यूज़ शुरू करेंगे। अगर मैं पहले से एमसीक्यूज़ और डीपीक्यूज़ शुरू करने लगूँ, पता चला आपको कंसेप्ट ही नहीं आता, तो आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कैसे करोगे? आ रही है ना बात समझ में? ठीक है। तो पहले मतलब अगर एग्ज़ाम देने जानी है तो पहले आना भी तो चाहिए ना सारा कुछ। आपको एक बार कंसेप्ट सारे अच्छे से समझ आ जाए मेरी तरफ से, उसके बाद में फिर मैं आपको एमसीक्यूज़ वगैरह भी कराऊंगी। भाई आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता हो, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से हम पर रिलायंट है कि ये हमें जो है वो सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको एक जैसे देखें। अगर आप में से कुछ बच्चों के कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी क्लियर है तो आप फिर से वीडियोस देख के उनको रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सारे में से समझो कि आपको क्या रिटेन करना है और किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, तो वो भी आप अच्छे से इन वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो। एक बार ये हो जाए उसके बाद में हम एमसीक्यू डीपीक्यू आपको करवाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस वहाँ पर जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है हमारी वीडियोस आ रही है। 2 वीडियोस ऑलरेडी निकल चुकी हैं, आगे वाली वीडियो भी प्लेलिस्ट में आ जाएंगी। अगर आपको कोई परेशानी होती है कि वीडियोस नहीं मिल रहे हैं या प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे magnetbrains.com वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर आपको NTSC फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस के इवन एग्जाम्पलर्स और ये जो है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। NTSC पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको NTSC के जो भी सेशंस हैं, जैसे कि हमारा फिज़िक्स हो गया और हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, मैट हो गया, ठीक है। मैट जो है वो हमारे अभिषेक सर ले रहे हैं, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि मैट कहाँ पे मिलेगा तो मैट जो है वो हमारे अभिषेक सर करवाएंगे, ठीक है। और मेरे सेशंस में भी बिल्कुल आइएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, और जैसे ही आप मेरे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ये अभी जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था तब ओवरव्यू वीडियो डला हुआ था, यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन जो है आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो वो वीडियो खुल जाएगा। इसके नीचे आप एग्रीकल्चर पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा। ऐसा वो सारे यहाँ पर आपको वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करें, वॉच नाउ पे क्लिक करें, तो आपको क्या करेंगे, आप पूरा वीडियो जो है वो देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है वो आपको वीडियो प्ले हो जाएंगी, ठीक। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हर वीकेंड जो है वो हमारे वीडियोस आ रहे हैं। 10 बजे जो है हमारा साइंस का वीडियो आता है, 1 बजे जो है हमारा मैथ्स का वीडियो आता है, 4 बजे हमारा NTSC मैट का वीडियो आता है और 7 बजे जो है वो मेरे वीडियोस जो है वो आपको मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पे। ऐसी एनर्जी आप हर चैप्टर पे दिखाते रहोगे ना तो मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये AM PM ध्यान रखना, पता चले सुबह की 7 बजे इंतज़ार कर रहे हो या ये रात की 10 बजे इंतज़ार कर रहे हो। टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, ठीक है, और अपनी वॉल पे लगा लो, ठीक है। बार बार ऐसा NTSC वाला मौका जो है आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे और यूट्यूब पे NTSC मैट सेट दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 हम कवर करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा,
ठीक है। अगर अच्छे लगते हैं सेशंस तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सेशन में आइएगा ज़रूर। अगर आपके पास में वीडियो कहीं से आ गया है, आपके छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं जो आपको लगता है कि एनटीएससी जो है वो पढ़ें या उस चीज़ की तैयारी करें, तो आप बिल्कुल उनसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा चैनल, ठीक है, ताकि आप कोई सा भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में। थैंक यू।